आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, जो भी छात्र इतिहास का पेपर देने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये कई बार परीक्षा में पिछले साल कई बार रिपीटेड हैं और गारंटी है कि इस बार भी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में इस बार रिपीट होने वाले हैं। तो गारंटी के साथ वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, बीए प्रथम वर्ष का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है, इतिहास का। और प्रश्न पत्र यानी पेपर का नाम है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, ठीक है। तो प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत से जुड़े क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन परीक्षा में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री में कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपके अति लघु दीर्घ किसी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शिक्षा के केंद्र के रूप में इसका उदय, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो 450 ईस्वी में हुआ था। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय का उदय या फिर शुरुआत किस सन से हुई थी, तो आपको वहाँ पर लिख देना है 450 ईस्वी से हुई थी, ठीक है। ये प्रश्न अगर अति लघु उत्तरीय में आया तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी आगे अगला पॉइंट है कि गुप्त राजा, यानी कि जो गुप्तकालीन, या बहुत सारे काल थे जिसमें गुप्तकालीन जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, इसने एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में ख्यात प्राप्त की। मतलब कि जो गुप्त राजा थे वो प्रेरणा से नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस केंद्र के रूप में इसको विख्यात किया, इसको पॉपुलैरिटी दी, लोग जाने इसको, ठीक है, उसकी विख्यात प्राप्त की, ठीक है, जाना उसके बारे में, ठीक है। और इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। मतलब कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या फिर शुरुआत किसने की थी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लिखना है कुमार गुप्त ने। सन आपने जान लिया और किसने स्टार्टिंग की थी, कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है, याद रखेंगे। तथा नरसिंह बालदत्त एवं बुद्ध गुप्त ने इसके उत्थान में सहयोग किया था। लेकिन मेन जो स्थापना है वो कुमार गुप्त ने की थी, बाकी नरसिंह बलदत्त जो थे, ठीक है, बुद्ध गुप्त थे, इन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया था कि हाँ भैया आप ये काम करिए, हम आपके सहयोग में तत्पर हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने सहयोग किया था। ओके, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी जानकारी में, नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? खनन से प्राप्त हुई है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि उत्खनन क्या है, चलिए उत्खनन के बारे में हम आपको बताते हैं। उत्खनन का मतलब होता है कि खुदाई करके या फिर खोद कर निकालना, ठीक है। तो उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करके या फिर खुदाई करके या फिर निकालना, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो जानकारी है ये एक तरीके से खुदाई या फिर कह सकते हैं खोद कर इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उत्खनन यानी कि जब खुदाई हुई, ठीक है, उसके अनुसार यह कम से कम 1 मील लंबा, ठीक है, 1 मील लंबा एवं 1:2 मीटर चौड़ा था। इसमें विशाल व्याख्यान मंदिर तथा अध्यापन के लिए 300 छोटे कमरे थे। कितने थे? 300 छोटे कमरे थे, ठीक है। इसके चारों ओर पारिखा थी जिसका द्वार दक्षिण की ओर था। युवान च्वांग के अनुसार, जो कि एक, ठीक है, चीनी यात्री था, उसके अनुसार नालंदा के विद्यार्थी अपने द्विदोत एवं आदर्श चरित्र के कारण भारत भर में आदर्श विद्यार्थी समझे जाते थे, यानी कि बहुत ही आइडियल, जिनसे कोई इंस्पिरेशन ले सके, ठीक है। उसकी प्रसिद्धि के कारण चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में विद्यार्थी यहाँ शिक्षार्थ के लिए आते थे। यानी कि विदेश से, यानी कि अन्य बहुत सारे विदेशों से, जो दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, चाहे वो चीन हो गया, तिब्बत हो गया, यहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो पढ़ाई करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे, ठीक है। यहाँ विद्यार्थी का प्रवेश, यानी कि जो उनकी एडमिशन है, ठीक है, परीक्षा के आधार पर होता था, जो कठिन था, ठीक है। यानी कि परीक्षा के आधार, पहले आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, अगर आप उसमें पास हो जाएंगे तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है, जो कि वो बहुत ही कठिन था। यहाँ के विद्यार्थी पठन, यानी कि पढ़ने लिखने में, वाद विवाद में इतने व्यस्त रहते थे कि प्रतिदिन पढ़ाई के 8 घंटे उनके, ठीक है, उनके कम पड़ जाते थे। मतलब इतना ज़्यादा वो व्यस्त रहते थे कि उनको लगता था कि भैया समय कितनी जल्दी व्यतीत हो गया, समय कितनी जल्दी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह वो पढ़ाई करते थे अपनी, ठीक है। तो इस प्रकार आप परिचय लिखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, बात की हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है।
अगला भैया प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। तो चलिए इसका भी परिचय जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी एक रिपीटेड, मैं आपको बार बार क्यों बोलूँ, एक ही बार बोल दे रहा हूँ कि ये सारे के सारे आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पिछले फॉलो में कई बार रिपीटेड है और इस बार भी 99% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता एकमात्र सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित न थी। मतलब कि जो सिंधु सभ्यता है वो सिर्फ सिंधु नदी की जो घाटी है वहाँ तक ही सीमित नहीं है, उसके अलावा उसका क्षेत्र और भी अधिक और बहुत ही बड़ा, सुविस्तृत यानी कि बहुत बड़ा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंधु, कठियावाड़ का अधिकांश भाग, राजपुताना और गंगा घाटी का उत्तरी भाग सम्मिलित था। यानी कि बहुत सारे एरिया, बहुत सारे क्षेत्र जो है इसके अंदर शामिल थे, जैसे कि प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ये बहुत जो बड़े बड़े प्रांत थे, जो बड़े बड़े सिटी थे, बहुत बहुत बड़े बड़े राज्य थे, ये सभी इसके अंतर्गत आते थे, शामिल थे, ठीक है। इस संबंध में डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि यह विस्तृत सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में दबार कोट, परियानो, ठीक है, गुंडई, कुल्ली, मेही, चन्हूदड़ो, आमरी, लोहम जोदड़ो, ठीक है, अली मुराद, रोपड़, रंगपुर और सतगुड़ेंडोर उल्लेखनीय है। मतलब कि इसका भी जो ये स्थान है इन सभी का भी उल्लेख सिंधु सभ्यता में किया गया है, ठीक है। इनसे भी कुछ विचार मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं, उनके बारे में उसमें भी प्रस्तुत किया गया है। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है, एरिया है, इनका उल्लेख सिंधु सभ्यता की जो घाटी है या फिर सिंधु सभ्यता है इसमें इसका उल्लेखनीय है, ठीक है। अनेक विद्वानों का मंतव्य है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सुविशाल प्रदेश का शासन 2 राजधानियों के द्वारा होता था। पंजाब में स्थित हड़प्पा ठीक है, उत्तरी प्रदेश की राजधानी थी और सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो दक्षिण प्रदेश की विशाल नगरों के बीच स्थित अनेका छोटे छोटे नगर भी थे, ठीक है। यानी कहा जाता है कि जो ये सिंधु सभ्यता थी ये इतना विशाल था कि इसकी 2 राजधानी होती थी, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर उल्लेखित किया गया। तो ये सिंपल सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और आएगा ही आएगा। तो इसका परिचय मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला कि भैया सिंधु सभ्यता की मूर्ति कला पर टिप्पणी लिखिए। तो जो सिंधु सभ्यता की मूर्ति के बारे में आपको लिखना है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के मूर्ति कला के कलाकारों, यानी कि जो मूर्ति बनाते थे वो कलाकारों का जो कौशल था, यानी कि स्किल थी, जो नॉलेज था उनके माइंड का, ठीक है, वो प्रशंसनीय यानी कि बहुत ही प्रशंसा करने वाला था, ठीक है, बहुत ही अच्छा था, ठीक है, बहुत ही तारीफ के काबिल था। इतनी कलाकारी वो मूर्तियों में कर देते थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की बनी अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई, यानी कि मिट्टी से इतनी सुंदर, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी प्रेरणादायक, ठीक है, और इतनी ही मतलब कि तारीफ करने वाली मूर्तियां बना देते थे, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रशंसित, यानी काफ़ी ज़्यादा वो लोग हैरान हो जाते थे कि हाँ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और पर कांसे की बनी हुई खड़ी एक नर्तकी की मूर्ति की सजीवता एवं भाव भंगिरमा की दृष्टि से अद्वितीय थी। मतलब मानो ऐसा लगता था कि उसमें जान डाल दी गई हो, सजीवता पाई जाती थी मूर्तियों में, ठीक है, इतने उनके अंतर्गत स्किल थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ध्यानस्थ योगी की मूर्ति भी यहाँ की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो ध्यानस्थ योगी की मूर्ति है वो बहुत ही पॉपुलर हुई, बहुत ही वो लोगों तक परिचित हुई, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे सिंधु सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में, ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु निवासियों के व्यापार एवं वाणिज्य का वर्णन कीजिए। यानी कि जो सिंधु निवासी थे उनका जो बिजनेस था, व्यापार था, जहाँ से कमाई करते थे, उसके बारे में परिचय दीजिए। तो सिंधु प्रदेश के निवासियों ने व्यापारिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की थी। यानी कि उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में जो अपना उनका व्यापार था उसमें काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त की, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने उससे अपना बिजनेस फैलाया और उससे अपनी कमाई की। वही कहा जा रहा, पर्याप्त प्रगति की, उन्नति की अपने बिजनेस से, ठीक है। वाणिज्य एवं व्यवसाय में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नगर विश्व के अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक उन्नतशील हुए। यानी कि जो वहाँ के अन्य राज्य थे, जो अन्य नगर थे, उनसे जो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है, सबसे ज़्यादा जो उन्नतशील हुआ वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नगर, ठीक है। विश्व के अन्य नगरों की अपेक्षा जो नगर थे उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा उन्नत हुआ। कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर, ठीक है, याद रखेंगे।
अगला पॉइंट है कि चौड़ी सड़कों के किनारे दुकानें होती थी, जहाँ पर रोड होती थी, जैसे कि अभी आप लोग जो आपके घर के सामने या फिर आपके चौराहे के सामने रोड होती है तो उसके सामने दुकान बगल में होती नहीं, तो उसी तरह चौड़ी सड़कों के किनारे दुकानें होती थी। भारत का विदेशी व्यापार सुमेरियों तक फैला था, यानी कि जो भारत का व्यापार था वो ना कि भारत तक ही, वो विदेशों तक, यानी कि अन्य देश अन्य राज्य तक भी वो पॉपुलर था, फैला हुआ था। और गार्डन चाइल्ड जो कि प्रमुख विद्वान हैं, इन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी के नगरों में निर्मित सामग्रियां मेसोपोटामियों के बाजार में बिकती हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी जो नगर थे, वहाँ के जो लोग थे, वो जो अपने घर पे या फिर अपने व्यापार पे मशीनों पे जो सामग्री बनाते थे वो मेसोपोटामिया, ठीक है, क्षेत्र है, वहाँ के बाज़ारों में बिकती थी, ठीक है, वहाँ की जो मतलब बाज़ार लगती थी उसमें बेची जाती थी। और उधर सुमेरी कला का प्रभाव मेसोपोटामिया की श्रृंगार सामग्रियों तथा बेलन के आकार की मोहर का अनुकरण सिंध निवासियों ने किया था। और इस प्रकार आप इसका सिंपल सा परिचय लिखेंगे। बाकी इतना आपको मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ, बाकी अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है तो आप अपने अनुसार बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया वेद के बारे में बताइए। तो वेद और महाकाव्य ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इनके बारे में आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है तो मेरी जिम्मेदारी कि आपको बताना। ये क्वेश्चन 100% उम्मीद है आएगा ही आएगा इतिहास में। उत्तर लिखना है कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का उल्लेख किया जाता है। किस चीज़ का? वैदिक साहित्य का उल्लेख किया जाता है। इनमें प्रमुख वेद हैं, इनकी रचना संभवतः जो है, इनकी जो रचना है, जो लिखे गए हैं वो 1500 और 1000 ईस्वी के बीच लिखे गए हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे 1500 पहले लिख रहा है, यहाँ पर 1000, क्या ये उल्टा छपा हुआ है? नहीं, जो पूर्व ईस्वी, ठीक है, ईसा पूर्व होता है वो हमेशा उल्टा चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे सन है तो सन 2000 पे मान लीजिए कि 21 से 2024 चलता है, 25 चलता है, 26, लेकिन जो ईसा पूर्व होता है वो हमेशा उल्टा चलता है, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं 2024 से, ठीक है, 2020, ठीक है, हमेशा उल्टा चलता है, इसलिए यहाँ पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व लिखा है, ठीक है। बीच हुई है। वेदों की संख्या 4 है, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये प्रमुख 4 वेद हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में आर्यों द्वारा भारत की विजय की परंपरा का संकेत मिलता है। इनमें इंद्र गाथाओं का विशेष महत्व है। वेद से वैदिक कालीन आर्य सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दफा का ज्ञान प्राप्त होता है इनके माध्यम से कि भैया राजनीति कैसी स्थित होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, धर्म के बारे में, ये सभी ज्ञान है जो जानकारी है वो इसमें मिलती है। किसमें मिलती है? ऋग्वेद में, ठीक है। पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स व्हीलर, ठीक है, प्रमुख विद्वान है, ठीक है, मैक्स मूलर, ग्रिफिथ, कोलबुक, मैकडॉनेल, ठीक है, पीटरसन तथा कीथ आदि जो प्रमुख विद्वान हैं, इन्होंने वेदों की भूरी प्रशंसा की है। बहुत ही इनका फहरनीय कहा कि ये बहुत ही प्रशंसा, यानी कि बहुत ही इनकी बहुत अपने अच्छे विचार दिए हैं इनके बारे में, ठीक है, बहुत ही प्रशंसा की है, ओके, और बहुत ही अच्छा बोला है इसके बारे में, ठीक है, तारीफ की है। और विंटर निटज ने तो यहाँ तक यह कहा है कि यदि हम अपनी निजी कल्चर संस्कृति के उद्गम को जानने और समझने के इच्छुक हैं, यदि हम प्राचीनतम इंडो यूरोपियन संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हमें भारत जाना ही होगा, जहां इंडो यूरोपियन लोगों का प्राचीनतम साहित्य संग्रहित है, ठीक है, वहां पर वेदों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य के बारे में आप सभी परिचित भी होंगे। 2 महाकाव्य बहुत ही पॉपुलर हुए हैं जिनके बारे में रामायण, महाभारत। महाकाव्यों में रामायण तथा महाभारत की गणना की जाती है। रामायण जो है वो महाकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित है, रचित है। इसे संस्कृत साहित्य का आदि काव्य भी माना जाता है। किस चीज़ को याद रखेंगे? रामायण को, ठीक है, आदि काव्य माना जाता है। इसमें रामायण कालीन संस्कृत की सम्यक जानकारी उपलब्ध होती है। महाभारत रामायण की अपेक्षा बड़ा है। महाभारत रामायण की अपेक्षा बड़ा है। इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी, ठीक है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी। कहा जाता है कि महाभारत
रचना जो है वो 30 वर्षों में की गई थी, 30 साल लगे थे। इस ग्रंथ का मौलिक नाम जो सबसे पहले था वो जय था, बाद में इसे महाभारत कहा गया है। जय के बाद इसे भारत नाम दिया गया और इस समय तक इसमें मात्र 24,000 श्लोक थे। बाद में जब इसमें उपाख्यानों को जोड़ा गया तो इसे महाभारत नाम दिया गया। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इन्हें 18 खंडों जिन्हें पर्व कहा गया है इसमें विभाजित किया गया, यानी 18 खंडों में विभाजित किया गया है महाभारत को। तो इस प्रकार लिखेंगे महाभारत के बारे में। वीडियो लंबी ना हो और आप इन क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ 4 से 5 क्वेश्चन, ये गारंटी शुद्ध आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज इसलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद।